नमस्कार बच्चों, हमारे जो शीर्षक अध्याय चल रहा है वो गद्य भाग में तीसरा है। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। लेखक परिचय हम पढ़ चुके हैं। आज हमको पढ़ना है पाठ परिचय। पाठ परिचय पढ़ने के तत्पश्चात हम पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत निबंध द्विवेदी जी के महिला मौत शीर्षक निबंध संग्रह से लिया गया है। बच्चों ध्यान रखना, व्याख्या में काम आने की चीज है। ये जो निबंध है वो कहाँ से लिया गया है? महिला मौत निबंध संग्रह से लिया गया है। व्याख्या में लिखोगे आप, प्रस्तुत गद्यावतरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित महिला मौत निबंध संग्रह है। महिला मौत निबंध संग्रह से लिया गया है, जिसमें हमारे पाठ्य पुस्तक में जिसका शीर्षक स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन है। यह निबंध प्रथम बार, पहली बार यह निबंध सितंबर 1914 को सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, जिसमें उसका नाम क्या था? पढ़े लिखों का पांडित्य। 1914 में जो सरस्वती पत्रिका है उसमें ये निबंध छपा था। उसमें क्या था? इसका नाम पढ़े लिखों का पांडित्य। पांडित्य यानी विद्वता। 21वीं शताब्दी कौन सी चल रही है? 21वीं चल रही है। स्त्री शिक्षा, स्त्री 21वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा, विज्ञान, सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र, व्यापार, वाणिज्य, सभी क्षेत्रों में कोई सा क्षेत्र अछूता नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में आज स्त्रियां कहाँ आगे बढ़ रही हैं? शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सरकारी नौकरियों में, निजी नौकरियों में, व्यापार के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर, पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर मतलब बराबरी साथ देकर समाज निर्माण एवं विकास में अपना योगदान दे रही है। समाज का निर्माण भी कर रही है और देश का विकास में अपना योगदान दे रही है। पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर बराबर पुरुषों का साथ दे रही है हर क्षेत्र में। कुछ क्षेत्र और जोड़ दो इसमें, जो इसमें नहीं दिया। चिकित्सा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, आर्मी में भी जा रही हैं आजकल, पुलिस में। कौन सी ऐसी जगह है जहां आज स्त्रियों का बोलबाला नहीं है? सब जगह स्त्रियों का बोलबाला है, बल्कि पुरुषों से आगे बढ़ रही हैं स्त्रियां, अधिक आगे। लेकिन इस स्थिति में पहुंचने के लिए कि आज पुरुषों के साथ बराबर खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान दे रही है। लेकिन स्त्रियों को इस स्थिति में पहुंचने के लिए स्त्री शिक्षा के पक्षधर सुधारकों को पुरुष प्रधान एवं रूढ़िवादी समाज से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। पहले समाज था पुरुष प्रधान था, वैसे समाज तो आज भी पुरुष प्रधान ही है। बुक में से थोड़ा हटकर कह रहा हूँ, आज भी समाज पुरुष प्रधान ही है, लेकिन पहले अधिक पुरुष प्रधान था। पुरुष ने जो कह दिया वो फाइनल है। लेकिन आज चलती है पुरुषों की, लेकिन स्त्रियों की सहमति से। अभी मैं समझा दूंगा आगे। तो पुरुष प्रधान एवं रूढ़िवादी समाज से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। रूढ़िवादी समाज नहीं चाहता था पुरानी मान्यताओं को मानने वाला। रूढ़िवादी जो समाज था वो नहीं चाहता था कि स्त्री आगे बढ़े, क्योंकि वो मानते थे कि स्त्री आगे बढ़ेगी, पढ़ लिख जाएगी तो घर में झगड़ा करेगी, पति को कुछ नहीं समझेगी, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देगी। जबकि ऐसा कुछ नहीं, सारी अपनी जिम्मेदारियां निभाती। प्रस्तुत निबंध स्त्री शिक्षा को समाज एवं परिवार के विघटन एवं पतन के लिए जिम्मेदार ठहराने वाले। पहले के समय स्त्रियों की शिक्षा को परिवार के विघटन पतन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता था। यदि लड़कियों को पढ़ा दिया गया, स्त्रियों को पढ़ा दिया गया तो परिवार का पतन हो जाएगा। स्त्री पढ़ने जाएगी तो आगे जाकर बिगड़ जाएगी।
परिवार का पतन हो जाएगा, नाश हो जाएगा, अपमान होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कल मैंने आपको बताया था, यदि लड़की अच्छी निकल गई, अच्छी शिक्षित निकल गई, 2 परिवारों का भला करेगी। लड़का अच्छा निकल गया, केवल 1 परिवार का भला करेगा। अब लगा लो आप हिसाब, लड़के अच्छे हैं या लड़कियां, पुरुष अच्छे हैं या स्त्री। तो दकियानुसी सोच यानी एक सड़ी गली सोच, पुरानी सोच को अकाट्य तर्कों द्वारा सिरे से खारिज करते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे तर्क देते हैं कि उनके बात ही काट देते हैं। इसमें दकियानुसी एवं अप्रासंगिक परंपराओं को अंधानुकरण के बजाय विवेक सम्मत एवं तर्कपूर्ण परंपराओं को ग्रहण करने की बात कही है। पुरानी मान्यताओं में जो अच्छी बात थी वही ग्रहण करनी चाहिए। जो रूढ़िवादिता की बातें थी, उनको दकियानुसी सोच थी, उसको सबको त्याग देना चाहिए। इसकी भाषा शैली हिंदी के द्विवेदी युगीन गद्य की एक वानगी प्रस्तुत करती है। आप ये पढ़ोगे तब आपको चलेगा कि खड़ी बोली क्या होती है, कल बताया था मैं। और द्विवेदी युग में हिंदी कैसी थी, उसके एक वानगी, एक उदाहरण, एक नमूना प्रस्तुत करती है। देखो बात, बड़े शौक की बात है, बड़े दुख की बात है कि आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं। आज तो आदमी चांद पर पहुंच गया, मंगल पर जाने की तैयारी कर रहा है। विज्ञान कहां से कहां तक पहुंच गई। लेकिन आज के समय में भी, वैज्ञानिक युग में भी ऐसे लोग विद्यमान हैं, मौजूद हैं, जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके ग्रह कलेश, ग्रह सुख के नाश का कारण समझते हैं। आज भी बहुत से लोग हैं जो ये मानते हैं कि यदि स्त्रियों को पढ़ा दिया तो उनके घर का सुख नष्ट हो जाएगा। बल्कि बच्चों स्त्रियों को पढ़ाने से घर का सुख बढ़ता है, घर के सुख का नाश कभी नहीं होता है। तुम्हारी बहन हो, बुआ हो, यदि वो पढ़ी लिखी है तो वो निश्चित रूप से तुम्हारी पढ़ाई में सहायक हो सकती है। पढ़ी लिखी ज़्यादा समझदार, ज़्यादा बुद्धिमान होती है। वो एक अलग बात है कि 1000 में से कोई 2-4 खतरनाक हो पढ़ी लिखी। तो स्त्रियों के पढ़ने से गृह सुख का नाश नहीं होता, बल्कि गृह सुख बढ़ता है, घर का सुख आनंद बढ़ जाता है। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित लोग, अच्छे पढ़े लिखे विद्वान लोग, वो मानते थे कि स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। वो क्यों मानते थे? पढ़े लिखे विद्वान लोग इसलिए मानते थे कि स्त्रियां पढ़ गई तो उनकी विद्वता को चुनौती देगी, फिर उनको कौन पूछेगा, इसलिए वो स्त्री शिक्षा का विरोध करते थे। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने बड़े स्कूलों, शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई हो, स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले लोग बड़े बड़े, उन्होंने स्त्री शिक्षा का विरोध किया है। कारण समझ में आ गया, फिर उनको कोई नहीं पूछता। जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं, जो धर्मशास्त्र के बारे में जानकारी रखते हैं, संस्कृत का अध्ययन जिन्होंने किया है, जिनका पैसा कुशिक्षितों को शिक्षित करना है, अरे वो लोग मानते हैं कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, उससे गृह सुख का नाश होता है। जो दूसरों को पढ़ाते हैं, जो अध्यापक है, शिक्षक है, वो लोग भी ये सोचते थे कि लड़कियों को, स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। जो कुमार्गगामियों को सुमार्गगामी बनाते हैं, जो गलत रास्ते पर जाने वाले हैं उनको अच्छे रास्ते पर ले जाते हैं, मतलब शिक्षक, अध्यापक, वो लोग तक मानते हैं। और अधार्मिकों को धर्मत्व समझाना, जो धर्म के मार्ग पर नहीं जाते उनको धर्म के मार्ग पर ले जाने वाले शिक्षक हैं, वो ये बात मानते हैं कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी दलीलें सुन लीजिए, स्त्री शिक्षा के विरोध में क्या क्या तर्क देते हैं वो लोग। स्त्रियों को शिक्षा क्यों नहीं देनी चाहिए, लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए, वो इस पक्ष में क्या क्या तर्क देते हैं। पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में, प्राचीन जो संस्कृत के कवि हैं, कालिदास, महावीर, माघ, बाण, हर्ष, बहुत कवि हुए हैं संस्कृत के। इन कवियों ने, इनके जो नाटक होते थे उनमें कुलीन स्त्रियों से अपढ़ों की भाषा में बात कराई गई। ये लोग जानबूझकर, जो अच्छे कुल की स्त्रियां थी उनसे भी कौन सी भाषा में बात कराई गई? गंवारों की भाषा में, अनपढ़ों की भाषा में बात कराई गई। इससे प्रमाणित होता है, संस्कृत के नाटकों में है जो है, उससे प्रमाणित होता है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल नहीं थी, परंपरा चाल। इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की परंपरा नहीं थी।
यदि स्त्रियों को पढ़ाने की परंपरा होती तो प्राचीन संस्कृत के जो कवि हैं वो अपने नाटकों में स्त्रियों से कैसे बात कराते, पढ़ी लिखियों की तरह बात कराते, लेकिन स्त्रियों को ऐसे बताया जैसे वो बिल्कुल अनपढ़ हो। इसमें शकुंतला और सीता तक का उदाहरण दिया है, जबकि ये दोनों ही पढ़ी लिखी थी। तो वो लोग यही तो कहते हैं कि ये पढ़ी लिखी थी इसीलिए ये अपने पति के सामने बोली, सभा में सबके सामने बोली है। काश ये पढ़ी लिखी न होती तो अपने पति का विरोध नहीं करती। पति का विरोध नहीं करती तो क्या करती? चाहे जैसे स्त्री कोई खिलौना है, चाहे जब खेलो चाहे जब तोड़कर फेंक दो। होती तो इतिहास पुराना में उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी होती। यदि स्त्रियों को पढ़ाने की व्यवस्था होती तो वेदों में, इतिहास में और पुराणों में उनको पढ़ाने की प्रणाली जरूर लिखी होती कि कैसे पढ़ाया जाता था। दूसरा पॉइंट, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। पुराने लोग मानते थे कि स्त्रियों को पढ़ाने से तो नुकसान ही नुकसान होता है, बहुत बुरा होता है, अनर्थ होता है। शकुंतला इतनी कम पढ़ी लिखी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी। शकुंतला बच्चों, शकुंतला कौन थी? एक राजा था। आपके एक चैप्टर भी है संस्कृत में 10th क्लास में, सर्वदमन वाला। राजा जाता है, स्वर्ग से आता है इंद्र की सहायता युद्ध करके, और एक बच्चा था वो शेर का मुंह खोलकर उसके दांत गिन रहा था। आपके चैप्टर भी है 10th में। अब उसमें तो पता नहीं तुम्हारे बुक में तो उस चैप्टर का क्या नाम है, वैसे वो रचना है कालिदास का, और उस रचना का नाम है अभिज्ञान शाकुंतला। तो एक राजा था बच्चों, भरतवंशी। यह घटना समझ लेना पूरी। ये बच्चा कह रहा है कि ये पाठ तो बड़ा बोर करता है। मैंने इसको एक ही बात कही है कि ये पाठ बहुत अच्छा पाठ है, बोर नहीं करेगा। उस राजा का नाम था बच्चों दुष्यंत। दुष्यंत कहाँ का राजा था? हस्तिनापुर। ये दुष्यंत वही था, इसके ही वंशज थे कौरव और पांडव। ये पहले हो गए थे, वो बाद में हुए। तो सब क्या होता है बच्चों, ये शिकार खेलने जाते हैं। दुष्यंत राजा महाराजा शिकार खेलने जाते, तो शिकार खेलने जाते तो शिकार खेलने जाते समय ये एक वन में प्रवेश करता है। एक वन में चले जाते, शिकार तो वन में ही होगा। और जो वन था वो था तपोवन। वह वन था तपय किया जाता है, तपस्या की जाती है, वो वन था। और उस वन में इसका आश्रम था। एक ऋषि थे कर्ण, कहीं इनका नाम कर्ण भी है, गौतम भी है। कर्ण ऋषि, कर्ण ध्यान रखना क्योंकि मैंने संस्कृत पढ़ी है। अभिज्ञान शाकुंतलम ज्यादा भी नहीं तो 100 बार, मैंने 200 बार पढ़ा है और सैकड़ों बार पढ़ाया है अभिज्ञान शाकुंतलम। पूरी बुक आपके तो 2 पेज का चैप्टर होगा। पूरा जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का, सैकड़ों बार पढ़ा और पढ़ाया है। उसमें महर्षि कर्ण ही नाम है। ये चलता था, आजकल तो MA में है, पहले BA फर्स्ट ईयर में चलती था ये पूरी बुक अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास। तो महर्षि कर्ण का आश्रम है। तो ये आश्रम में जैसे ही प्रवेश करते हैं शिकार के लिए उस वन में, तो उनको मना कर दिया जाता है कि भाई ये तपोवन है, यहाँ शिकार खेलना वर्जित है, यहाँ पशुओं को मारना या सताना या परेशान करना गलत है। राजा अच्छा था, वो बात मान जाता है लोगों की, और वो कहता है कि भाई आश्रम है तो आश्रम में तो जाना चाहिए, गुरु जी के दर्शन करने चाहिए ऋषि के। और वो आश्रम में जाता है। तो आश्रम में जाता है तब पता चलता है कि जो कण्व ऋषि हैं जिनका आश्रम है वो तो तीर्थ यात्रा पर गए। कण्व ऋषि तीर्थ यात्रा पर गए। अब क्या हो, अब कण्व ऋषि के पीछे आश्रम की जिम्मेदारी उनकी बेटी के पास थी, जिसका नाम था शकुंतला। बुक का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। शकुंतला के पास था। शकुंतला ने देखा कि भाई कोई आया है, अतिथि।
अब हमारे घर में भी हमारी जिम्मेदारी होती है, मम्मी पापा नहीं हो, कोई मेहमान आए तो हम उसको घर में बिठाएं, चाय पानी पिलाएं, हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम तो उस देश के रहने वाले हैं जहाँ जिस देश में अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वाह होता है, लोग अतिथि को देवता मानते थे। तो साहब ये उनका स्वागत सत्कार करती है, राजा इसको देखता है शकुंतला को। ये पालित पुत्री थी शकुंतला, इनकी पत्नी से जन्म नहीं लिया था, इन्होंने तो बहुत कण्व ऋषि ने तो विवाह ही नहीं किया था, एक पत्ते पर मिली थी। शकुंतल का मतलब पत्ता, पत्ते के ऊपर मिली, इसलिए उसका नाम कण्व ऋषि ने शकुंतला रख दिया था। पालित पुत्री थी, पाली हुई बेटी, जन्म दी हुई नहीं थी। तो शकुंतला को देखता है राजा, तो राजा का मन आ जाता है उस लड़की पर, शकुंतला पर। राजा मन ही मन उस लड़की से प्रेम करने लगता है। ये बात शकुंतला को पता चलती है तो शकुंतला भी उससे प्रेम करने लगती है। लेकिन अब क्या हो, प्रेम तो दोनों करने लग गए, अब विवाह कैसे हो? विवाह भी हो सकता है, लेकिन कण्व ऋषि नहीं आश्रम, तो उन्होंने विवाह किया बच्चों, गांधर्व विवाह। इन दोनों ने गांधर्व विवाह कर लिया। गांधर्व विवाह में क्या होता है, लड़का और लड़की, स्त्री और पुरुष एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को अपना पति पत्नी मान लेते हैं। विवाह कर लिए। उस दिन राजा वहाँ रहा और उस राजा ने कहा कि भाई अब मैं जाऊँगा, मेरे राज्य को भी संभालना है, तो और मेरे को यहाँ लंबा समय हो गया है, मुझे जाना पड़ेगा। और जैसे ही ऋषि आ जाएंगे मैं यहाँ आ जाऊँगा आपको लेने के लिए, या किसी को भेज दूँगा और आप हस्तिनापुर आ जाना, राजधानी महारानी बनकर रहोगी, आप रानी हो गई। शकुंतला ने कहा कि स्वामी आप जा रहे हो तो आपकी कोई निशानी तो दे दो मेरे को, कि आपकी याद आए तो मैं उसको देखती रहूँ। तब वो अपनी अंगूठी जिसके ऊपर राजकीय मुद्रा अंकित थी, वो अंगूठी वो देकर चला जाता है। उधर कण्व ऋषि आते हैं तीर्थ यात्रा से, वो कण्व ऋषि आते हैं, वो देखते हैं कि यार ये शकुंतला उदास उदास कैसे रहती है। शकुंतला उसकी यादों में खोई हुई है, किसकी यादों में? दुष्यंत की यादों में, अपने पति की यादों में। अब वो ऋषि तो बड़े दिग्गज थे, उन्होंने योग माया से देखा कि इन्होंने तो विवाह कर लिया दोनों ने, और इसके पेट में बच्चा है, इसके दुष्यंत के, शकुंतला। फिर वो सोचते हैं कि भाई अब इसको तो इसके पति के घर भेजना चाहिए, क्योंकि लड़की का जो घर होता है वो पिता का घर नहीं होता स्थायी, पति का घर ही होता है। वहीं में रानी बनकर राज्य करती है, अमीर हो चाहे गरीब। तो वो अपने सारंगराव और सारथी दो शिष्यों को कहते हैं कि भाई तुम इसको लेकर जाओ, वहाँ छोड़ कर आओ सहसम्मा। वो शिष्य जाते हैं उसको लेकर। शकुंतला रास्ते में एक नदी पड़ती थी, तो उसको शकुंतला को प्यास लगती है, तो प्यास लगती है तो वो नदी के किनारे बैठकर, आज की तरह तो था नहीं कि साहब मिनरल वाटर की 2-4 बोतल लेकर चल ले, तो वो ऐसे पानी पीती है नदी के किनारे, ऐसे पानी लेकर, तो उसकी अंगूठी निकल कर नदी में गिर जाती है। वो अंगूठी नदी में गिर जाती है और बच्चों संयोग देखो, उस अंगूठी को एक मछली निकल जाती है, मछली के पेट में चली जाती है, निकाल भी नहीं सकती, पता भी नहीं शकुंतला को कि वो अंगूठी कहाँ गई। उसने देखा कि नदी में गिर गई। शकुंतला ने देखा कोई बात नहीं, अंगूठी तो गिरी है, अपने को तो राजा के पास जाना है, राजा क्या पति है मेरा। बच्चों आज का समय पूर्ण हो चुका है, इस कहानी को हम आगे कल बढ़ाएंगे, कहानी के साथ साथ ही पाठ भी अपने आप आगे बढ़ेगा। ठीक है बच्चों।